न्यूज़ ऑनलाइन पे एक बार फिर हम बंगाल के नतायज को लेकर हाजिर हैं। इससे पहले हमने केरला और आसाम पे किया है। बंगाल का रिजल्ट जो है चौंका देने वाला, हैरत अंगेज है। लेकिन अगरचे एग्जिट पोल में बता भी रहा था, कुछ एग्जिट पोल इशारा कर रहे थे कि बीजेपी जो है 200 के मार्जिन पार कर सकती है। लेकिन उमूमी तौर पर जो बंगाल के जो दानिश्वर है या इंटेलेक्चुअल है, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। आखिर इसके पीछे क्या फैक्टर है, जो 4-5 चीजें नजर आती हैं, वो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, आखिर इसके पीछे क्या वजूहात है। लेकिन बहरकैफ एक माने में बीजेपी का जीतना एक हैरत अंगेज इसलिए भी है कि बंगाल अब तक मुल्क के उन रियासतों में से एक रहा है जहां पे बीजेपी अब तक कामयाब नहीं हो पाई है। अगरचे आरएसएस यहाँ पे गुज़िश्ता 15-16 सालों में इनरोल हो गई है, बहुत ज्यादा आरएसएस फैल गई। इसका अब जो बीजेपी फुल प्लेज हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, इसका बंगाल की सियासत पर, मुल्क की सियासत पर और बंगाल के 32% मुस्लिम आबादी पे क्या फर्क पड़ेगा। और अहम सवाल ये भी है कि जो 27,000 जो 27,000 लोग जो एसआईआर की वजह से बाहर हो गए, क्या अब उनको एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये सारे सवालात हैं। आज हमारे साथ बहुत खुसूसी मेहमान है, आलिया यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर मोहम्मद रियाज साहब, और ई न्यूज रूम के एडिटर शाहनवाज अख्तर साहब, और इंसाफ न्यूज की सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पहले टीवी चैनल से जुड़ी रही हैं मैडम शबाना। आप सबका इंसाफ न्यूज ऑनलाइन में खैर मकदम है। रियाज साहब, आपसे ही शुरू करते हैं कि आप इस जो तब्दीली आई है उसको किस नजरिए से देखते हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका नुरुल्लाह भाई। तो आपने जैसा बताया तो बहुत सरप्राइजिंग तो नहीं है। एग्जिट पोल इसी लाइन पे थे, और आपको याद होगा जब लास्ट टाइम हमने इस मौजू पे डिस्कशन किया था तो इस पे थोड़ी बात भी हम लोगों ने हिंट की थी कि चीजें किस डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन हाँ, मतलब जो अभी तक बंगाल बीजेपी के पावर से बीजेपी यहाँ नहीं आ पाई थी, बहुत कोशिश लास्ट टाइम भी उन्होंने की थी, उस हिसाब से उनके लिए तो इनकी बहुत बड़ी जीत है। और जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी और दूसरे बीजेपी के लीडर इम्फेसाइज करते आए हैं कि एंशिएंट नाम लेकर के बिहार और उड़ीसा में, ऑलरेडी उड़ीसा में वो लास्ट ईयर ही पावर में आए, तो बिहार और उड़ीसा के बाद जो है वो बंगो या बंगाल में उनको पावर में इस बार आना ही है। और आप ऐसे भी देखें कि सिर्फ बंगाल नहीं, असम में भी ऑलरेडी ये पूरा स्ट्रेच उनके लिए एक ईस्ट इंडिया जैसे बंगाल जो है एक लास्ट फोर्ट्रेस की तरह वो देख रहे थे। तो उस हिसाब से जो उनके लिए बहुत बड़ी जीत है ये, इसको तो हम डिस्काउंट नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि जो क्यों हुआ ये, इसका फैक्टर्स को अगर हम एनालाइज करें तो उसमें कई सारी चीजें हैं। एक तो एसआईआर डिलीशन एक बहुत, इसको हम एकदम से डिस्काउंट नहीं कर सकते। एसआईआर डिलीशन और उसके साथ जो पूरी सेंट्रल एजेंसी जिस तरीके से लगी हुई थी, इसमें रेड्स हो रहे थे। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही चेक कर रहा था तो राज बिहारी से और दूसरे जगह से जो कैंडिडेट जिनके घर पे इलेक्शन के 4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले तक रेड हो रहे थे, तो ऑब्वियसली वो इलेक्शन से ज्यादा अपने रेड में बिजी थे, उसमें उनको ये करना हो रहा था। तो इस तरह के कैंडिडेट्स भी है जो हारे हैं। लेकिन जो मोटे मोटे तौर पे जो हुआ है कि जो बंगाली हिंदू वोट्स या हिंदू वोट्स बोले इन जनरल, हिंदी स्पीकिंग भी, वो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन इस बार देखा गया। जैसा आपने बताया 2011 की सेंसस की बात करें तो 27% ही, बट मोटा मोटी 28 से 30% मान ले अगर कि मुस्लिम वोटर्स हैं, तो बीजेपी को 70% में ही मेन टारगेट करके वो उसमें कम्पीट कर रहे थे। और वहां पे अभी तो पूरी डेटा अभी माइक्रो लेवल पे देखने की जरूरत है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो समझ में आ रहा है कि 60-62% कम से कम हिंदू वोट कंसोलिडेशन देखने को मिला है। और इसमें खासकर कुछ ऐसे सीट जहां पे मुस्लिम अच्छे नंबर में है, 30%, 40%, किसी किसी सीट पे 70, 80, 85%, 90% तक भी आपको मिलेगा कि हिंदू वोट कंसोलिडेशन इन फेवर ऑफ बीजेपी हुआ। तो एक तरफ हिंदू वोट जो कंसोलिडेशन अच्छा खासा हुआ, दूसरी तरफ एसआईआर का डिलीशन है, और तीसरी तरफ जो हुआ है कि जो उम्मीद थी कि मुस्लिम वोट इस बार एसआईआर के डर से वोट कर रहे हैं, तो
एक यूनाइटेड वोट एक दो सीट को छोड़ दे तो मुस्लिम को मिले, टीएमसी को मिलेगा, जो नहीं दिख रहा अभी। मतलब जैसा मैंने बताया, अभी मैं दिन भर एक वर्कशॉप में था तो मैंने जस्ट सरसरी एक डेटा को देखा है अभी, पर जो समझ में आ रहा है कि मुस्लिम वोट यूनाइटेड नहीं आया। हमने देखा है कि डोमकल से सीपीएम के कैंडिडेट जीते हैं, कांग्रेस भी इस बार एक सीट जीती है, आईएसएफ जीती है, हुमायूं कबीर शायद दोनों जगह से जीत गए हैं। उसके अलावा और कई सारी सीटें जहां पे इन सब पार्टी जिनका मैंने नाम लिया, आईएसएफ और दूसरी पार्टी, वो उनको उनके सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे भी वो हैं, तो जिसकी वजह से बीजेपी की कई सारी, तो मुस्लिम वोट ये क्लियर दिख रहा है कि मुस्लिम वोट में डिवीजन हुआ। जो मैंने पहले भी एक सोशल मीडिया पोस्ट पे हिंट करने की कोशिश करी थी कि जिस तरह से राहुल गांधी आए कैंपेन कर रहे हैं, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो, आईएसएफ और हुमायूं कबीर, इनको जो वोट्स मिले हैं ऑब्वियसली वो मैक्सिमम वोट मुस्लिम के हैं। तो ये मुस्लिम वोट का डिवीजन और हिंदू वोट का कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन के लिए मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपराइटली मैं बोलूंगा कि रिलीजियस और कम्युनल रीजन से हुआ। वहां पे एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर था 15 साल में, स्टैग्नेशन जो बंगाल को लेके कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, या अनएम्प्लॉयमेंट को लेके जो बातें हो रही थी, जिसको बेसिकली परिवर्तन जो एक बीजेपी ने नारा दिया, वो बीजेपी बहुत सक्सेसफुल रही उस कैंपेन को, नैरेटिव को बिल्ड करने में। मैंने सोशल मीडिया एक पोस्ट लिखा था, उसमें मैंने करीब 10 दिन पहले लिखा था, उसमें मैंने ये किया था कि 1-1.5 महीने पहले तक, मार्च के पहले तक मुझसे कोई भी पूछता तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि नहीं, इस बार टीएमसी जीत रही है। लेकिन फर्स्ट फेज के इलेक्शन के आसपास से मुझे एक कहीं ना कहीं ये एक लग रहा था कि ये इस बार इलेक्शन उतना आसान नहीं है, बहुत क्लोज इलेक्शन होने वाला है, और क्लोज ही है इलेक्शन। अगर हम नंबर्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत फर्क है, लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज की बात करेंगे तो वहां पे आपको साफ डिफरेंस दिख जाएगा। मतलब बहुत क्लोज इलेक्शन है, 2-3% का डिफरेंस है, वो आपको दिखेगा। एक आखिरी बात जो मैं बोलना चाहूंगा दूसरे स्पीकर्स की तरफ जाने से पहले, कि करीब मोटे मोटे तौर पे जो दिखा अभी तक जो समझ में आया है कि 12-13 लाख वोट टीएमसी को कम है बीजेपी से। जो सिर्फ हम जो एसआईआर डिलीशन की ही सिर्फ बात कर ले, जो ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे जो हुआ है, वो 27 लाख थे। तो ये जो सिस्टेमेटिक, मैं जो बोलूंगा कि ये पूरा एक इलेक्शन जो है एक तरीके से सिस्टेमेटिक इंस्टीट्यूशनल हाईजैक बीजेपी ने किया, और जिसमें नैरेटिव से लेकर सोशल मीडिया कैंपेन, और हम जानते हैं होम मिनिस्टर 3 हफ्ते थे, 2-3 हफ्ते यहाँ थे, और माइक्रो मैनेज किस तरह से इलेक्शंस को किया गया है, ये सब सारे रीजंस को मिलाकर जो है वो बीजेपी के स्पेक्टिकुलर विक्ट्री उसका नतीजा है। शाहनवाज साहब, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पब्लिक की मूड को, माइंड को समझती है, ये गुज़िश्ता 1 महीना में, जैसे रियाज साहब ने कहा ना कि फरवरी के बाद ममता बनर्जी का मतलब ऐसा लगने लगा था कि ममता बनर्जी के हाथ से कुछ फिसल रहा है, तो ममता बनर्जी संभालने में नाकाम क्यों रही? या हम लोग जैसे मुस्लिम जो इंटेलेक्चुअल है या सेकुलर इंटेलेक्चुअल है, जो लिबरल है, वो ये सोच रहे थे कि बंगाल की फितरत में बीजेपी नहीं है और बंगाली संप्रदाय बहुत काम कर जाएगी, तो ऐसा क्या हुआ कि नहीं काम कर पाया? जी, सबसे पहले तो मैं वो कहूंगा जो रियाज साहब ने ये रिपीट हो रही है वॉइस, इको हो रहा है। आप लोग अपना ये बंद कर लें। जी जी जी, तो मुझे ये लगता है जहां रियाज साहब ने खत्म किया वो मैं वहां से शुरू करूंगा। मुझे ये लगता है कि हम जितने भी अपने तरफ से पॉजिटिव होकर सोचने की कोशिश करें डेमोक्रेसी के बारे में, और ये डेमोक्रेटिक वे का इलेक्शन था ही नहीं। ये कहीं भी किसी भी तरफ से जो है सिर्फ एक बीजेपी और दूसरी तरफ टीएमसी की लड़ाई थी ही नहीं। ये लड़ाई जो है वो पूरे सेंटर के पूरे ताकत के साथ में थी, और बंगाल के लोगों को ये लड़ाई लड़नी थी। पर अनफॉर्चुनेटली बंगाल के लोग जो है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे बटे हुए थे, और जो हम समझ रहे थे कि बंगाली अस्मिता की बात आएगी, वो भी कम हो गई। वहां पे भी हिंदू मुस्लिम का कहीं ना कहीं मामला आ गया, चेंज का मामला आ गया, एंटी इनकम्बेंसी का मामला आ गया। तो ओवरऑल जो है ये अगर और अच्छे से समझा जाए तो मुझे ये लगता है कि सेकंड फेज में फिर भी मुस्लिम वोटों का बंटवारा कम हुआ है, फर्स्ट फेज में ये ज्यादा था। शायद वहां पे कोई वैसा गाइड करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था उन सारे सीटों पे, और जब लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं और जब कई सारे मुस्लिम कैंडिडेट खड़े रहते हैं तो वो फिर उनको लगता है कि बीजेपी नहीं जीतेगी वहां पे,
और जो है बीजेपी का अपना एक वोट बैंक बन चुका है बंगाल में भी। ये कई बार हम लोग हिंदी बेल्ट में ये सारी चीजें देखते हैं, तो बंगाल में भी ये सारी चीजें हुई और बीजेपी वहां से ज्यादा सीटें जीतती हुई दिख रही हैं, जो फर्स्ट फेज का आपका ये है मुझे लगता है वो। और टीएमसी जहां भी जीती है, टीएमसी का वोट परसेंट ज्यादा है और ज्यादा मार्जिन से जीत रही है। उसके अगेंस्ट में बीजेपी जहां से भी जीती है उनके वोट परसेंटेज कम है, पर वो जीत रही है। तो इसलिए ओवरऑल जब जो आप देखेंगे तो पार्टी का वोट परसेंटेज दोनों का बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के इलेक्शंस कोई भी पार्टी कैसे जीत सकती है जब कोई भी सेंट्रल की एजेंसी इस तरह से लगी हुई हो और उस प्रदेश के लोग जो है किसी न किसी नाम पे बटे हुए हों। तो इस प्रदेश के लोगों को शायद ये याद ही नहीं था कि हमें जो है सेंटर के से लड़ाई लड़नी है, हमें जो है बंगाल को बचाना है, ये लगा ही नहीं था। उनको लग रहा था कि ठीक है टीएमसी हार जाए तो कोई बात नहीं है, बात नहीं है। और वो तमाम अपने छोटे छोटे मसले मसाइल और इश्यूज के साथ में अपने मतलब वोट को लेके खड़े थे। लेकिन एक वोट की कीमत वही समझ सकता है जो इन सारे चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाए और उसके बाद उस वोट को कास्ट करे। लेकिन हम शायद एक वोट को बस हमेशा यही लगता है कि मेरे एक वोट के चले जाने से क्या होगा, तो उसी का रिजल्ट ये सामने है। और कहीं पे भी ये लेवल प्लेइंग फील्ड का ईसीआई का जो एक ये होता है वो नहीं रहा। सेंट्रल की फोर्सेस रही, जिस तरीके से पैसे खर्च किए गए बीजेपी की तरफ से, जिस तरीके से इलेक्शन में मेरे पास जानकारी है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से यूट्यूबर को भेजा गया यहाँ पे कवर करने के लिए। हमें तो बाद में आइडिया हुआ, जो हम खुद जर्नलिस्ट हैं। तो उस लेवल की तैयारी थी और चेंज का एक नारा था, एंटी इनकम्बेंसी का नारा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चेंज और एंटी इनकम्बेंसी आप बोलते हैं कि शहरी लोगों को ज्यादा सूट करता है। शहरी लोग तो वेल ऑफ है, शहरी लोग तो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड भी हैं। तो उन्हें बीजेपी के 12 साल के कार्यकाल का सेंटर पे या अलग स्टेट में क्या हो रहा है इनका आइडिया नहीं था। उनको आइडिया था, लेकिन वो उस तरफ देखना नहीं चाहते थे। उनको बीजेपी को लाना था किसी न किसी बहाने से, ओके थे उनके साथ में थे। तो लेवल प्लेइंग पहले फील्ड नहीं दी गई। और अगर आप उसको देख लें कि 12% जो है एसआईआर में डिलीशन है और 5% जो है टीएमसी जो है वो 5% का वोट का डिफरेंस कम है, तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जीत हार किस वजह से हुई है। और उसके बाद फिर जो है हम आज इस दौर में भी 21वीं सदी में भी पढ़े लिखे लोग हों, शहरी मतदाता हों, और उसके बाद भी अगर हम सही चुनाव नहीं कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी पार्टी को दोष देने की बात है। ये किसी पार्टी की हार हुई है। और आप आगे भी देखेंगे आज के ही टाइम में जो चीजें हो रही हैं, इनफैक्ट कल परसों से ये चीजें होनी शुरू हो गई। न्यूट्रॉन में और कई जगहों पे मुस्लिम हॉकर्स को पीटा गया और उनको अपना जो लगाते हैं वेंडर काम का वो ठेला लगाते हैं उनको रोका गया। और आज भी जो है अगर अगर ये सिर्फ पार्टी की लड़ाई होती तो आपको सिर्फ बीजेपी का झंडा दिखता, सिर्फ बीजेपी के नारे दिखते, जो अमूमन हर स्टेट में एक गवर्नमेंट बदलने से चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट जो बदली है उसके साथ में आप देख लें किस तरह के झंडे हैं, किस तरह के नारे लग रहे हैं, किस तरह की तोड़ फोड़ हो रही है। यहाँ पे ये बताया गया सभी लोगों को। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये अपने कैडर को इलेक्शन तक मोटिवेट करने के लिए बोला गया है कि 60 दिन और फोर्सेज यहाँ पे रहेंगी। अगर 60 दिन यहाँ पे फोर्स है तो आज जो चीजें शुरू हो चुकी हैं, अभी रात में कितनी और सारी चीजें होंगी या इसके बाद और कितनी सारी चीजें होंगी, तो ये क्यों हो रही है? अगर फोर्स जो है टीएमसी को लोगों को रोकने के लिए आई थी तो वही सीन आज जो है बीजेपी जीत करके क्यों कर रही है? तो ये तमाम चीजें जो है मेरे हिसाब से ये कोई इलेक्शन था ही नहीं। हाँ, हम जैसे लोग थे, ये फिर भी डेमोक्रेसी पे यकीन रखने वाले लोग हैं, वो अपने तरह से कैलकुलेट कर रहे थे, देखने समझने की कोशिश कर रहे थे। पर एंड रिजल्ट शायद यही होना था जो हमारे सामने है, या शायद उससे और बुरा होता अगर थोड़ी बहुत समझदारी कुछ लोगों ने जो दिखाई है वो, और तो वोटों का मार्जिन शायद और बढ़ सकता था। लेकिन जो हमारे सामने रिजल्ट है यही रिजल्ट होना था। और इसमें जो है कोई एक पार्टी कभी भी इस तरीके से नहीं किसी को हरा सकती सेंटर की ताकत को, जिसके पास मतलब इतने ज्यादा पैसा हो, इतने ज्यादा उसके मेंबर्स हों और उसके अपने पीएम हो, होम मिनिस्टर हो और वो पार्टी के कैंपेनर ज्यादा हों, तो उसको हराना बहुत आसान नहीं है। इसलिए हमको इसको पार्टी के हार से नहीं देख करके, हाँ अब आगे जो है वो ये बात सभी लोगों को समझ में आएगी कि सेकुलरिज्म की हार हुई है, डेमोक्रेसी की हार हुई है, प्लूरल सोसाइटी की हार रहेगी। ये आने वाले दिन बंगाल में शायद देखा जाएगा। शबाना जी, ये आप ये बतलाइए कि ममता बनर्जी की जो सबसे बड़ी ताकत रही है वोमेन वोटर्स रही है। और ममता बनर्जी की जो स्कीम है लक्ष्मी भंडार या कन्या श्री, सब औरत
बेस्ट स्टोरी रही है। लेकिन ऐसा देखने में लग रहा है कि वोमेन्स वोटर्स में भी ममता बनर्जी दरार पैदा करने में कामयाब रही है। उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आप देखें क्या आरजी कार का इशू और या रिजर्वेशन वाला इशू जो है औरतों को दूर कर दिया? बिल्कुल जिस तरह से खुलासे से हमारे दिगर पूरे डिटेल में उन्होंने बताया कि किस तरह से वोटिंग हुई। आप ये क्यों सोच रहे थे कि बीजेपी की सीट नहीं बढ़ेगी? अगर बंगाल की जब से ममता बनर्जी की सरकार जब बंगाल में आई, उससे अगर आप देखें तो बीजेपी की सीट में इजाफा हुआ है। इस तरह से लास्ट इलेक्शन में बीजेपी को 77 सीटों पर कामयाबी मिली। ये भी एक बड़ी कामयाबी थी। तो ममता बनर्जी से कहीं ना कहीं ये समझने की काफी रही बीजेपी की सीटों में जो बढ़ोतरी का जो सिलसिला है, जो इजाफे का सिलसिला है, वो इस बार भी होगा। भले ही कम होगा, लेकिन इजाफा जो है वो होगा। वो हुआ ये ममता बनर्जी से यहाँ पे जो प्लानिंग करने की जरूरत थी वो नहीं कर पाई। उसी तरह आप देखें कि खवातीन की आप जो बात करें, इतने सारे स्कीम ममता बनर्जी ने, हमने कई जगहों पे देखा है कि बाज़ाब्ता दीवारों पे उन स्कीमों को लिखा गया, उन स्कीमों का नारा लगाया गया, लक्की भंडार हो या फिर आपके कन्याश्री हो, बहुत सारी ऐसी स्कीम थी। लेकिन आप बीजेपी को भी देखें कि उन्होंने किस तरह से तैयारी की थी। बीजेपी ने जिस तरह से लक्की भंडार में ममता बनर्जी ने 500 रुपए का इज़ाफ़ा किया, बीजेपी ने डायरेक्टली बोला कि वो 3000 रुपए देंगे। तो इस तरह से भी जो है लोगों को लगा। और उसके साथ-साथ आप देखें कि ममता बनर्जी जिस तरह से आरजी कर का मामला सामने आया, उस वक़्त जिस तरह से एज़ अ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को इस मामले को लेकर, हालाँकि जिस पर जो है वो शिकायत की गई थी या जो लोग मुलविस थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन जिस तरह से एज़ ए वीमेन चीफ मिनिस्टर के तौर पर ममता बनर्जी को इस मामले में आगे आना चाहिए था, वो नहीं आई। और जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, वो आपको याद होगा कि वो रात-रात भर तमाम मेडिकल कॉलेजों में, अस्पतालों में वो धरने पर बैठे रहे। लेकिन चीफ मिनिस्टर का जो एटीट्यूड था वो उनके लिए मायूसकुन रहा। साथ ही साथ आप देखें कि जो हमारे यहाँ जिस तरह से टीचर्स की भर्ती का मामला था, उसको लेकर ममता बनर्जी को मालूम था कि इलेक्शन होने वाले हैं और टीचर्स जो है वो आखिरी लम्हे तक आप देखें कि वो धरने पर बैठे थे, उनके मुस्तकबिल का सवाल था। इन तमाम मामलों को लेकर जिस तरह से ममता बनर्जी को आगे बढ़नी चाहिए थी, जिस तरह से टीएमसी सरकारी मिशनरीज़ को आगे बढ़नी चाहिए थी, वो कहीं न कहीं उनसे चूक हुई है। साथ ही साथ आप बीजेपी को देखें, हम यहाँ ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर सड़क पर उतरी, लोगों को लगा कि ममता बनर्जी लोगों के जो नाम हैं, जिनके नाम कट गए हैं, वो वापस आ जाएँगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और जिन लोगों के नाम नहीं कटे थे, उनके सामने क्या मुद्दा था? एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी सड़क पर थी। लेकिन ये भी आपको याद रखना होगा कि 92 लाख लोगों के नाम कटे, बाद में बहुत सारे लोगों के नाम शामिल हुए, लेकिन जिनके नाम नहीं कटे थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, इसको समझने में ममता बनर्जी नाकाम रही। और वहीं बीजेपी ने जो जिस तरह से 7th पे कमीशन की बात करी, खवातीन के स्कीमों में इज़ाफ़े की बात करी, इस तरह की बातों को जिस तरह से समझना चाहिए था और इन मामलों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए था, ममता बनर्जी कहीं न कहीं नाकाम हुई। और आप फर्स्ट फेज़ के इलेक्शन में देखें कि लोगों ने एक और नारा दिया था, परिवर्तन का नारा। जो मुस्लिम्स थे उनको ये लग रहा था कि भाई ऐसा, क्योंकि उनके नाम बड़ी तादाद में कटे थे कि एसआईआर में हमारे नाम नहीं है, हमें वोट डालने का हक मिले। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग थे उनके दिमाग में एक परिवर्तन का नारा चल रहा था। तो इस परिवर्तन के नारे को, इस परिवर्तन की सोच को कम करने के लिए या उसे अपनी जानिब मुतवज्जा करने के लिए ममता बनर्जी ने कोई ख़ास प्लानिंग नहीं की। उनके सामने कुछ ऐसा रखा नहीं कि वो जो अपना जो माइंडसेट जिस तरह से बीजेपी ने, एक तरह से आप देखें कि बंगाल को जिस तरह से बंगाल बीजेपी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। रियाज साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आसाम में देखिएगा कि 3 महीना बिफोर पेंशन दे दिया सबको, औरतों को 9-9 हजार रुपए दिया, लेकिन ये काम बंगाल में ममता नहीं कर पाई, बल्कि मार्च का भी पैसा जो यूथ को देना था वो नहीं दे पाए। आखिर ये सब चीजें भी ममता बनर्जी को हराने में रोल अदा की है क्या? देखिए, जब एंटी इनकम्बेंसी जब होती है और जब चीजें ममता बनर्जी के अगेंस्ट में गई, तो बहुत सारी चीजें उनके अगेंस्ट में गई।
उस पे मतलब एक अलग से डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट में जो बताया कि एंटी इनकम्बेंसी के जो कई सारे फैक्टर हैं, एक तो था जैसा बताया कि ये स्कीम की बात, तो इस स्कीम में जो लक्की भंडार है वो तो सक्सेसफुली स्कीम चल रही थी। दूसरी स्कीम जो नई स्कीम शुरू हुई थी युवा साथी, उसमें मार्च के पैसे आए थे, अप्रैल के नहीं आए। जो आप जैसा आपने कहा वो सही है। वो मुझे लग रहा है कि क्योंकि अब उनके हाथ में चीजें है नहीं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, तो शायद जो कुछ उसको रोकने की कोशिश की गई थी इसलिए नहीं आए। दूसरी चीज है कि जो एंटी इनकम्बेंसी की जो बात है ना, वहां पे कई सारी चीजें हैं। जब आप जैसा शबाना जी ने बताया आरजी कौर वाले केस को लेकर, उसके अलावा और भी कई सारे केस, जो टीचर रिक्रूटमेंट का केस हो या एक जनरल जो इम्प्लॉई है गवर्नमेंट इम्प्लॉई, एक बहुत बड़ा डिमांड रहा गवर्नमेंट इम्प्लॉई का कि इनके डीए जो है और इनका जो पे कमीशन है वो एट पार विद सेंट्रल कमीशन हो, सेंट्रल पे कमीशन हो, जो कि बंगाल में नहीं है। फाइनली उन्होंने अनाउंस किया पर बहुत देर हो चुकी थी। और दूसरा जो एक करप्शन का एक जो जनरल ये एक इमेज बनी है, इस पे मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। ये मेरी अपनी पर्सनल थ्योरी है, मैंने कहीं अभी तक लिखा तो नहीं है, लेकिन मैंने कई बार ये बात को रिपीट करने की कोशिश करी है कि करप्शन और एंटी इनकम्बेंसी, ये दो जो मुद्दा है, ये नॉन बीजेपी सरकार और नॉन बीजेपी पार्टी जब पावर में होती है तभी इसकी बात होती है। 12 साल से जो शाहनवाज साहब पहले जो बात उठा रहे थे कि 12 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, बट वहां पे एंटी इनकम्बेंसी इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता। या मध्य प्रदेश में जब करप्शन की बात होती है, वहां के ये करप्शन वहां पे मुद्दा नहीं बनता। या असम में 10 साल से सरकार है, वहां पे एंटी इनकम्बेंसी या करप्शन मुद्दा नहीं बनता। ये मुद्दा, ये तो नैरेटिव बनाने की बात है कि नैरेटिव कैसे पार्टीज बनाती है, और नैरेटिव बनाने के में बीजेपी मास्टर है, उनके पास पूरी मशीनरी है। सोशल मीडिया जैसे जिक्र किया कि सिर्फ एमपी छत्तीसगढ़ नहीं बट पूरे इंडिया से बहुत सारे ब्लॉगर्स आए हुए थे और वो कंटेंट बना रहे थे। तो नैरेटिव बनाने में बीजेपी एक मास्टर है। इसमें दूसरी पार्टी क्यों फेल होती है ये एक अलग एक ये है, बट मेन जो मोटे मोटे तौर पे है कि जब आप पावर में बहुत दिन रहते हो तो बहुत सारे लोग आपसे नाराज होते हैं, नेचुरल सी बात है। और आप नया क्या ऑफर कर रहे हो? अगर आप ममता बनर्जी का टीएमसी का मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें उन्होंने क्या किया 15 सालों में, इस पे बहुत फोकस था। बट नया कुछ जब बीजेपी एक एजेंडा बना रही है, परिवर्तन की बात कर रही है, टीएमसी के मैनिफेस्टो में बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं था, नया कुछ नहीं था। एक युवा साथी जो उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था वो था। जैसा आपने बताया वहां 9,000 रुपए दिए गए थे असम में, और यहाँ भी कई सारी स्कीम्स थी, लेकिन स्कीम के बियॉन्ड बात हो रही थी, यहाँ परिवर्तन की बात हो रही थी। उसको काउंटर करने में टीएमसी नाकाम हुई है, क्योंकि आप जब पावर में होते हो तो एक सर्टेन लेवल ऑफ आप कट जाते हो, एरोगेंस एक आ जाती है आपके। जब मैं उसका एक एग्जांपल दूंगा कि जो प्रो टीएमसी लोग हैं जो सर्वे करते हैं या इस तरीके के बाद, वो सेकेंड फेज के इलेक्शन के बाद उनका जो एग्जिट पोल था कि वो 210, 212, 220 सीट दिखा रहे थे। तो ये हर पार्टी के साथ होता है। जब आप बहुत दिन पावर में होते हो तो आप कई सारी चीजों को नहीं देख पाते हो, क्योंकि आप ऐसे लोगों से सराउंड हो जाते हो कि जो आपको क्रिटिकल चीजें बोलते नहीं है। और जो जब आपका वक्त खराब चल रहा होता है तो ममता की स्ट्रीट फाइटर और जो उनकी बेबाक बयानी थी वही उनका यूएसपी था, वही उनके अगेंस्ट में गया। जैसा उन्होंने बताया, जब आरजी कौर, शबाना ने जब बताया कि आरजी कौर के वक्त जिस तरह के उनके बयान आ रहे थे या इस तरह, ये सारी क्यूमुलेटिव जो है ये बीजेपी के अगेंस्ट में ये चीजें गई हैं, सॉरी टीएमसी के अगेंस्ट में गई, बीजेपी के फेवर। आवाज नहीं आ रही नूरुल्लाह साहब आपकी। हाँ साहब, मेरा सवाल यही है कि अब आगे क्या है? जिन लोगों के नाम एसआईआर से बाहर रह गए, जैसे शुभेंदु अधिकारी का जो बयान आज आया है कि जो लोग बांग्लादेशी थे उनका नाम बाहर रह गया है, अब आगे क्या होगा? उनकी लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी? 27 लाख कोई कम तादाद नहीं है, बल्कि आसाम जैसी तादाद हो गई जो है। क्या उनको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, या उनको अब, चूंकि जिस तरह से जो निचली ट्रिब्यूनल काम कर रहा है उससे तो उम्मीद नहीं है कि ट्रिब्यूनल कोई फैसला कैसे से कर पाएगा, तो अब उनके लिए क्या रास्ता बचा हुआ है? नहीं, उनके लिए रास्ता बीजेपी के पास चॉइस है। और जहां तक मुझे लगता है जिस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है और ये जिस तरह से रिपोर्टिंग हुई थी मीडिया में, इस मामले में ये मान सकते हैं कि बंगाल के मीडिया ने अच्छा कवरेज दिया था, मामले को हाईलाइट किया था। और वो एक रियलाइजेशन है तमाम लेवल पे कि बहुत सारे इसमें
गलत नाम, मतलब जो जेन्युइन लोग हैं उनके नाम काट दिए गए हैं, तो उनके हक में कुछ फैसला हो जाए। और मेन मकसद शायद अगर सिर्फ बंगाल जीतना हो तो, जो मुझे जहां तक लगता है कि शायद बंगाल जीतने का ही मकसद था उसका तरह का, चूंकि तमाम लेवल पे जो है ये को मेंटेन करने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ में कोई बड़ा फैसला नहीं आया। इसलिए ये तो बीजेपी पे डिपेंड करेगा। हाँ, जो मुस्लिम नाम के लोग जिनका डिलीशन हुआ है उनको तो ज्यादा दिक्कत है, उनके साथ में जो है, और खास करके जो अगर पासपोर्ट होल्डर नहीं है, जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, उनके साथ में ज्यादा दिक्कत है। जो पासपोर्ट होल्डर हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में, शायद वो बच जाए, लेकिन वैसे बहुत कम नंबर्स होंगे। और जो वाकई में गरीब हैं, जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं, उन लोगों को ज्यादा परेशानी है इस मामले में। इसमें मैं एक छोटी सी बात ऐड करना कर दूं कि मोटे मोटे तौर पे अगर बोले तो जो 27 या 30 लाख लोग जो डिलीट हैं, उसमें शायद, मतलब जैसा शाहनवाज भाई बता रहे थे कि ट्रिब्यूनल से बहुत सारे लोग क्लियर हो जाएंगे, शायद वास्ट मेजोरिटी क्लियर हो जाएंगे, बट शायद 5-7 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत हैरेसमेंट फेल करना पड़ेगा। एंड कुछ जो आपने बताया कि डिटेंशन सेंटर और ये, वो तो पहले से ही बंगाल के लोगों को यहाँ से इलीगल के नाम पे बॉर्डर से पुश कर ही रहे थे। अब तो वो यहाँ डिटेंशन सेंटर जैसे असम में है वैसे और बने, तो मतलब इस कोई बहुत, मेरे लिए बहुत कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा कि इस तरह के एटलीस्ट कुछ हजार लोगों को हैरासमेंट, और क्योंकि उनको अपनी जो नैरेटिव है उसको भी तो मेंटेन करनी है। बीजेपी एक इलेक्शन के लिए तो इतनी मेहनत कर नहीं रहे थे, वो उनको बंगाल में आगे भी इलेक्शन लड़ना है, तो उसके लिए कुछ नैरेटिव को वो जिंदा भी रखेंगे। जी, आप फिर से म्यूट पे ही हैं। जी नूरुल्लाह साहब, आप म्यूट लगा, मुझे इजाजत दीजिए। जी जी जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि आसाम के जो बंगाल के जो मुसलमान हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये आसाम वाली पॉलिटिक्स दोहराई जाएगी यहाँ। क्या ऐसा इतना आसान है? आसाम की जो पॉलिटिक्स है बिल्कुल अलग तरह की पॉलिटिक्स है। वहां पे 60-70 साल से ये चला आ रहा है, तारीख चली आ रही है, बंगाली और आसामी की लड़ाई। यहाँ ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ सिर्फ अगर कोई लड़ाई पैदा हो सकती है वो मजहब की लड़ाई पैदा हो। यहाँ क्या बीजेपी वो करने में यहाँ कामयाब हो पाएगी? अगर होगी तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए इसका मुकाबला करने के लिए? आप किनसे ये सवाल कर रहे हैं? आपसे कर रहा हूं मैं। ओ अच्छा, तो ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई कि वहाँ असमी वाला इशू है, वो बंगाल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये बंगाली हिंदू है, वो, और उन्होंने साफ बोला जो हिंदू बंगाली जो है या मटुआ है वो सीए के थ्रू, तो अगर तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तब भी वो सीए के थ्रू बचेंगे वो मुसलमान। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबकी बताया होगा, वो तो मेजोरिटी बच जाएगी। कई लाख लोगों को हरासमेंट एकदम से खत्म नहीं करें, तो कम्युनल लाइट करने के लिए फिर भी हमें ये तो एक आपको कुछ लोगों को सिर्फ डिटेंशन सेंटर में डाल देना है, और आप उस नैरेटिव कि हमने इतनी को पकड़े, ये एक नैरेटिव का खेल जो है वो मुझे लगता है कि कुछ दिन तो एटलीस्ट 5 साल 10 साल तो जिंदा रहेगा। ये मुद्दा इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। खासकर मुसलमान जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम है, जो ऐसे जो गरीब मुसलमान है, जो गांव से है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट मतलब कोई डॉक्यूमेंट नहीं, मतलब है कि कोई प्रॉपर जो इनकी लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की वो नहीं होगी। आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, उसको आप मानोगे नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत परेशानी मुझे लगता है कि हो सकती है। लेकिन आई वुड लाइक टू एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। उम्मीद पे मतलब सिर्फ मुसलमानों की अगर बात करें तो पूरे देश में उनकी सरकार है ही, और मुसलमान वहां भी हैं। बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन वन शुड नॉट लूज होप। बेहतर ही हो इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला, और हमारे फिर हम इस मौजू पे आगे भी, चूंकि ये अभी मंजर साफ नहीं है, अभी माइक्रो लेवल पे जाके तज्जिया करना बाकी है,
हम इस मौजू पर फिर अपने कारीन के साथ मवाद लेकर आएंगे और बातचीत करेंगे। उस वक्त तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आपने टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।